ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है देखा था, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट देखा था। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे वेक्टर को अगर एक साथ किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ लीनियरली डिपेंडेंट मतलब अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है तो सारा का सारा m1 m2 m3 एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कोई चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो अगर पूरा का पूरा वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो आता है तो सारा का सारा जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो एक्चुअली में जीरो होगा, वो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, किस टाइप का वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें आगे भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस छोटे छोटे पॉइंट्स पे पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट्स, टू पैरेलल या फिर कोलिनियर। ठीक है, टू पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, दो अगर पैरेलल वेक्टर हुआ वो दो पैरेलल वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। क्वेश्चन आता है हाउ, चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, चलिए मैं ऐसा लिख देते हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। आप सबको पता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब अगर ऐसा हो जाए कि ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर आ जाए। ठीक है, और इसमें हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा कोई भी स्केलर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है दैट मींस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। और अगर ये रिलेशन आता है तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो ए का कोफिशिएंट है और बी का कोफिशिएंट है कि सबका सब एक साथ जीरो हो जाए। ठीक है, या फिर इसको अगर और कोई थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहता है तो उसको मैं ऐसे भी बता सकते हैं कि चलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को मैं चलिए लैम्डा बाय म्यू के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के साथ अगर मान लेते हैं 2 भी कांस्टेंट आता है तो उसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 5/2 कांस्टेंट आता है तो चलिए 5/2 है। तो उसी तरीके से कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसको ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। अब लैम्डा बाय म्यू में से कोई भी 1 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये रिलेशन आया तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन अगर दो पैरेलल वेक्टर के बीच में होता है दैट मींस mu and lambda are not all at a time zero। ठीक है, सब दोनों लैम्डा और म्यू का जो वैल्यू है वो दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है। और इसका एग्जांपल हम लोग देख भी सकते हैं, कहीं पे भी अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3b वेक्टर, अगर पैरेलल वेक्टर है तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल हो सकता है। तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो उसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये जो b का कांस्टेंट है ये तो जीरो नहीं है, बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट वेक्टर होता तो ये पूरा का पूरा इसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो आ जाता है। बट पैरेलल वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी दो पैरेलल वेक्टर होता है या कोलिनियर वेक्टर होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जाएगा। इफ सॉरी टू नॉन पैरेलल वेक्टर, ठीक है, नॉन पैरेलल मतलब या तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, टू नॉन पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो अगर नॉन पैरेलल वेक्टर दिया गया है तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मान लेते हैं एक वेक्टर हमारा ऐसे दिया गया है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे दिया गया है बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर को मैं कभी भी इक्वल नहीं कर सकता, दोनों वेक्टर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है।
अगर मैं किसी कारण से ऐसा लिख देता हूं कि लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर नल वेक्टर आ जाता है दैट मीन्स इसका मतलब हमारा क्या होगा, लेमडा भी इक्वल टू 0 होगा एंड म्यू भी इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर अगर मैं इक्वल टू नल वेक्टर कर दूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बाई माइनस म्यू बाई लेमडा बी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर इक्वल हो रहा है। तो ए और बी अगर दो वेक्टर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डायरेक्शन सेम होना पड़ेगा। बट अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकता तो चाहे मैग्नीट्यूड में कितना भी इक्वल कर लूं, दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता और दोनों के बीच में ऐसा कंडीशन आ गया है, किसी कारण से इस तरीके का कंडीशन आ गया है, तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि लेमडा भी इक्वल टू 0 होगा, म्यू भी इक्वल टू 0 होगा, जिसके कारण से ये कंडीशन हमारे पास आया है। तो हमने क्या लिखा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया कि दो नॉन पैरेलल वेक्टर क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हमारा नहीं हो सकता। तो इस चीज को याद रखिएगा, दो पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट मतलब क्या, लैम्डा और म्यू का वैल्यू एक साथ कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें बोला जाता है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो सच दैट x plus 2 into a vector plus y minus 2 into b vector is equal to null vector, and a vector and b vector are non collinear, ऐसा दे दिया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है, बोला गया है कि x plus 2 a vector प्लस y माइनस 2 b वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू नल वेक्टर, और हमें बोला गया है कि a और b जो है नॉन कोलिनियर है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है x और y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू जो होगा वो -2 के बराबर होगा, और y का वैल्यू +2 के बराबर। हमने पढ़ा था कि अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर होता है और अगर उसका ऐसा रिलेशन आता है तो उसका मतलब है कि उसका जो भी कांस्टेंट टर्म रहा होगा, यानी कि जो भी स्केलर टर्म रहा होगा वो इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2 एंड y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। बोला कीजिए ताकि मेरे को पता चले। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि दो पैरेलल वेक्टर जो होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट 3, अब दो वेक्टर का हो गया, तीन वेक्टर पे आते हैं। 3 कोप्लेनर, ठीक है, 3 कोप्लेनर वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। कैसा है, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। हम इस बार कोप्लेनर बोल रहे हैं, या पैरेलल या इस तरीके की चीजों का वर्ड हमने यूज नहीं किया, हमने कोप्लेनर वर्ड यूज किया। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ही प्लेन में एक वेक्टर इस तरीके से है, इसका नाम दे दिया हमने ए वेक्टर। ठीक है, अपने मन से हमने मान लिया। दूसरा वेक्टर हमने दे दिया ऐसा, चलिए इसको मान लिया हमने बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर हमने मान लिया चलो ऐसा। ठीक है, इसको मान लिया हमने सी वेक्टर। ठीक है, तो अब ये तीनों का तीनों क्या वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। हमने क्या ले लिया कि लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, इन तीनों वेक्टर को हमने क्या मान लिया, कोप्लेनर मान लिया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये हमारे पास ए जो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर के पैरेलल में कोई भी एक वेक्टर लूंगा, ठीक है, मान लेते हैं ए वेक्टर के पैरेलल हम ऐसे छोटा सा एक वेक्टर लेते हैं, तो उसको हम लोग लैम्डा ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, बी वेक्टर के पैरेलल कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, तो उसको बी वेक्टर के पैरेलल कोई भी एक वेक्टर होगा तो उसको हम चलिए लेम्डा नहीं, दूसरा कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा म्यू बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद सी वेक्टर के पैरेलल अगर कोई भी वेक्टर हो तो सी वेक्टर के पैरेलल कोई भी वेक्टर को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा सी वेक्टर।
ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि तीनों वेक्टर का एक हम लोग पैरेलल वेक्टर लेके हमने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, और हमें ट्राइंगल जो होगा वो भी इसी प्लेन में आएगा। अब हमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है, तो इन तीनों को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर प्लस डेल्टा सी वेक्टर। ये चीज पॉसिबल है। ये चीज क्यों पॉसिबल है, ये चीज इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये वेक्टर का लॉ में आता है। ठीक है, कोई भी तीन वेक्टर अगर इस तरीके से है तो तीनों वेक्टर को हम लोग इस तरीके से समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि लैम्डा ए वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर माइनस डेल्टा सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। हम ऐसा लिख पा रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि नॉट ऑल लैम्डा म्यू एंड डेल्टा एट ए टाइम जीरो। जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा एट ए टाइम जीरो होगा जिसके वजह से हमारा नल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर तीन वेक्टर इस तरीके से कोप्लेनर है तो इन तीनों वेक्टर को यूज करके हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं ए बी सी में, और वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लीनियरली। तो तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो कोप्लेनर वेक्टर होता है लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है कि अगर एक कोप्लेनर वेक्टर है तो 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 7c वेक्टर, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें आ सकता है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाता है कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है, यानी कि इस बार जो वेक्टर है इस बार क्या कोप्लेनर नहीं है। अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुआ तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर तीन हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर आ गया ऐसे करके ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर आ गया ऐसे करके बी वेक्टर, और एक तीसरा वेक्टर आ गया ऐसे करके सी वेक्टर। ठीक है, अब हमें देखने को मिल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस ब्लैक वाले प्लेन में है, बट सी वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर से निकल जा रहा है। तो यानी कि तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में लाइन नहीं करता है। ठीक है, अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कहीं ना कहीं अगर ऐसा रिलेशन बन जाता है कि लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस डेल्टा सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसका एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आइदर लैम्डा जीरो होगा, म्यू भी जीरो होगा, एंड हमारा जो डेल्टा है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये क्या सिचुएशन हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम लोग सिर्फ कोप्लेनर वेक्टर को ही, तीन कोप्लेनर वेक्टर को ही रिलेशन में लिख सकते हैं, बट अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो उसको रिलेशन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, चार अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है तो वो चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हो गया, इसको समझने के लिए बड़ा ही एक आसान सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एकदम सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा एग्जांपल। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है हमारा पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है हमारा ओ। एक्स के डायरेक्शन की तरफ जो वेक्टर है उसका नाम होता है हमारा आई कैप। ठीक है, y के तरफ जो हमारा वेक्टर होता है डायरेक्शन की तरफ उसको बोलते हैं जे कैप, और z के तरफ जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। ठीक है, और ये जो ओपी वेक्टर बना, दैट मींस पोजीशन है वेक्टर ऑफ p जो बना, उसका नाम हमने रख दिया आर वेक्टर। ठीक है, अब चलिए ये बताइए कि आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों जो वेक्टर है, क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है? क्या ये आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है? यस सर।
अच्छे से देखो और पढ़ो बाबू, डायरेक्टली मत बोलो, पहले देख लो कि जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं, एनालाइज करो। मैंने पूछा है आई कैप, जे कैप और के कैप क्या तीनों कोप्लेनर वेक्टर है या नॉन कोप्लेनर वेक्टर है? नॉन कोप्लेनर। ध्यान से देखिए हमारे पास, आप लोग को ऐसे भी देख के समझ में आ जाएगा। इसको चलिए मान लेते हैं हम लोग के कैप वाला वेक्टर हो गया, ये मान लेते हैं चलो जे कैप वाला वेक्टर हो गया। तो के कैप और जे कैप मिलके हमारा एक प्लेन बन रहा है। और अगर आप आई वाले वेक्टर को देखिएगा, आई कैप, तो वो प्लेन से बाहर निकल के जा रहा है। ठीक है, देखिए इसके समझ में आ रहा है, यहां से अगर हम एक प्लेन बनाए तो ये जो आई कैप वाला वेक्टर है वो प्लेन से बाहर निकल के आ जा रहा है। अगर कोई चीज प्लेन के बाहर निकल के आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर। सिमिलरली अब ये जो पी वेक्टर है वो भी इन तीनों के प्लेन में कहीं ना कहीं लाइन ही करता है। ये जे के प्लेन में लाइन नहीं करता है, ये आई के प्लेन में लाइन नहीं करता है, आई जे प्लेन में लाइन नहीं करता है। तो यानी कि चारों का चारों वेक्टर जो है, चारों वेक्टर कैसा है, हमेशा नॉन कोप्लेनर है। बट हमें ये चीज पता है कि अगर कोई भी आर वेक्टर हमसे पूछा गया कि आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर को हम बाकी तीनों के रिलेशन में लिख सकते हैं, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक तो चारों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है और उसके साथ चारों वेक्टर को हम एक रिलेशन में भी लिख सकते हैं। तो चार अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है, उस क्या होता है एक्चुअली में, लीनियरली डिपेंडेंट। हमारे यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर है, हमारे यहाँ पे वेक्टर हमने ले लिया, चलो आर वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये चार वेक्टर हो गया आर फोर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। चारों का चारों वेक्टर जो है एक प्लेन में लाइन नहीं करता है, फोर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर चारों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो हमें देखने को पता चला कि चारों नॉन कोप्लेनर वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुआ, वो वेक्टर क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो यही हमारा छोटा सा था लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में रिलेशन। ठीक है, और ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एक दो पॉइंट है और हम देखेंगे, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे वेक्टर को अगर मैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक लीनियर रिलेशन में लेके आऊं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियरली कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद उसमें दो पॉइंट हमें मिला था, एक था लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा था लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब जो रिलेशन बनेगा उसमें रिलेशन सारा का सारा टर्म जो है वो जीरो नहीं होगा, कोफिशिएंट टर्म, क्योंकि वो रिलेशन पॉसिबल है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब वो रिलेशन क्या पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो रिलेशन हम लोग लिख देते हैं तो उसका मतलब उसमें सारा का सारा कोफिशिएंट जो है वो इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो उसके बाद हमने कुछ कुछ पॉइंट पढ़ा कि दो अगर पैरेलल वेक्टर होता है तो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दो अगर नॉन पैरेलल वेक्टर होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तीन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। फिर हमने पांचवा पॉइंट पढ़ा कि चार अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूं, 5i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू, अगर हमारे पास आ जाता है माइनस एक्स आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो उसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। क्योंकि हमें पता है कि 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा आई कैप, और आई कैप का कोफिशिएंट बराबर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है ये हमारा इस वाले कंडीशन से निकलता है। तो ये इस वाले कंडीशन से कैसे निकलता है, मान लेते ये रिलेशन हमारा दिया गया, इसको अगर मैं पूरा को एक साइड लेके आऊंगा तो मेरे पास कैसे आएगा, 5 प्लस एक्स आई कैप। ठीक है, उसके बाद y प्लस 7 जे कैप। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस जेड 2 माइनस जेड के कैप। ठीक है, ऐसा निकल के आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर है कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि आई कैप जे कैप तीनों अलग अलग प्लेन में लाई करता है। ठीक है, हमें पता है कि आई कैप
जे कैप एंड के कैप आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तीनों कैसा है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। अगर कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है और उनके बीच में ऐसा रिलेशन आता है, उसका मतलब वो वेक्टर क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हमने पढ़ाया था कि तीन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर के बीच में अगर ऐसा रिलेशन आया तो उसका मतलब क्या होगा, 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा, y प्लस 7 भी इक्वल टू 0 होगा और 2 माइनस जेड भी इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो उस हिसाब से x का वैल्यू कितना आ जाता है, -5, y का वैल्यू कितना आ जाता है, -7 एंड z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। बट इतना सब कुछ हमें करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बस चीजों को समझाने के लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को कैसा दे देगा, क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से दे देगा। ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हैं और इस तरीके से आ गया x-2 ए वेक्टर प्लस z-3 बी वेक्टर प्लस y+5 सी वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा रिलेशन आ गया और बोल दिया जाएगा ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, बोल दिया जाएगा ए बी और सी जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो उसका मतलब ऑब्वियसली अगर ए बी और सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर अगर इस रिलेशन में आता है तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो उसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो बहुत सारे वेक्टर के क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, वेक्टर के क्वेश्चन में पीछे ऐसा लिखा रहेगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर या कोप्लेनर वेक्टर, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अब इतने सारे चीजों के वजह से हम एक समरी लिख सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का समरी लिख सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान से देखते हुए जाइएगा इतने सारे चीजें पढ़ने के बाद, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, पहला पॉइंट, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ऐसा आ जाता है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ऐसा आता है तो उसका मतलब हम लोग क्या, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, अगर कहीं पे इक्वल टू 0 आ जाता है उसका मतलब लैम्डा बी इक्वल टू 0 होगा और म्यू बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सबको समराइज कर दे रहा हूं मैं फटाफट। तीसरा पॉइंट कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो तीनों को एक रिलेशन में लिख सकते हैं, तो मैंने चलो लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अगर तीनों वेक्टर जो है वो अगर नॉन कोप्लेनर आता है और उसके बीच में अगर रिलेशन बन जाता है कि लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस डेल्टा सी वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा आ जाता है, तो उसका मतलब लैम्डा बी इक्वल टू 0 होगा, म्यू बी इक्वल टू 0 होगा एंड डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमने अभी पढ़ा, फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि इफ कोई भी ए बी सी एंड डी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, अगर चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अगर चार नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m1 b वेक्टर प्लस m2 c वेक्टर प्लस m3 d वेक्टर, यानी कि चारों वेक्टर को हम लोग क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन के रिलेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि दो पैरेलल वेक्टर को हम लोग इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें और समझ में आया कि तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो उसको भी लिख सकते हैं, चार अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो उसको भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारा का सारा टर्म जो है वो 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, आया समझ में। एक और रिलेशन है, तो उस रिलेशन को आप लोग याद कर लीजिए, उसको बाद में जाके हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ताकि उस रिलेशन को हम लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है, इसी में ऐड कर देता हूं मैं नोट में, पॉइंट नंबर 6 नाम से ऐड कर देता हूं। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 6 क्या है, अगर मेरे पास, ये बिना उसके भी निकाल सकते हैं बट अभी याद रखिए, इसको बाद में जाके हम लोग प्रूफ कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर मेरे पास तीन वेक्टर आ जाता है, ठीक है, तीन वेक्टर अगर आ जाता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप।
ठीक है। उसके बाद अगर बी वेक्टर आ जाता है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। उसके बाद एक सी वेक्टर आ जाता है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। इफ दिस वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाता है तो उस केस में हमारे क्या होता है, अगर इसके सारे कोफिशिएंट का मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, उसका वैल्यू इक्वल टू हमारे पास 0 निकल के आता है, ठीक है। ये कैसे आता है, क्या आता है, इसको हम लोग डिटेली आगे जाके प्रूफ करेंगे। जबकि हम लोग देख रहे थे सारा का सारा कंडीशन, तो हमने ये भी देख लिया, ठीक है। इसका प्रूफ बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, इसका प्रूफ बताया जाएगा, बस आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये सारी चीजें आप लोग को याद करना पड़ेगा कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, टू नॉन पैरेलल वेक्टर आर लीनियरली नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद थ्री कोप्लेनर वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसके बाद फोर नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ये चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने शीट सॉल्व किया है, शीट का कुछ भी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है आप लोगों ने या नहीं किया है? पहला किए हैं सर, लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट का कितना क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? 20 कर लिए। ओके, बाकी लोग? ये तो एक स्टूडेंट का डेटा है, बाकी लोगों ने किया कि नहीं? यस सर। किया है, यस सर, किए हैं सर। ठीक है। हम लोग फटाफट कुछ कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं, एकदम फटाफट कुछ कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, लेट ए बी सी तीन वेक्टर दिया है, फाइंड a1 b2 a3। अब मेरे को बताइए कि a1 b2 a3 का वैल्यू क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए a1 b2 और a3 का वैल्यू क्या आएगा, फटाफट, इस पे समय नहीं लगना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। दोनों वेक्टर को इक्वल बोला गया है। a1 का वैल्यू कितना आएगा? 2 3 4 3 a बराबर 2 b बराबर 3 सर। और a3 का वैल्यू 1 चलिए बहुत बढ़िया, एकदम फटाफट, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन एकदम फटाफट हम लोग करके निकलेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें भी बोला गया है इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ई बी और इज ए इक्वल टू बी, ऐसा पूछा गया है, क्या ये है क्या? इक्वल टू बी नहीं है। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, मॉड ऑफ ए मॉड यस सर, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी के बराबर है। 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, ये तो है, चलो ये तो सही है। बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर इक्वल टू बी होने के लिए यहाँ भी 2 होना पड़ेगा, यहाँ यानी कि आई कैप और जे कैप सबका सब सेम होना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट एकदम आसान आसान क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, अब बताइए इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ है, ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और नीचे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ रूट अंडर 14 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम फटाफट हम लोग, ठीक है। ये सब ऐसे ही हम लोग मजे लेने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, इसका डायरेक्शन कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप 5 into और 3 आ जाएगा, क्या हुआ 3 आ जाएगा ना। रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 3 5 जा 15, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। फटाफट अब ये बोला गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम के बीच में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, फटाफट बताइए। चलिए इसको हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको हम लोग बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस
2j कैप, 5 + 1 6 k कैप, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा, चलिए इसको हम लोग डी वेक्टर के नाम से लिख लेते हैं। तो यानी कि हमें डी कैप निकालना है, तो डी कैप हमारा कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6 k कैप डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40, 49। तो इसका रूट ऑफ 49 मतलब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, एकदम फटाफट बेसिस पे, ये सब पे आप समय नहीं लगाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। यानी कि सबसे पहले ये वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इसको डी वेक्टर के नाम से लिख लेते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो बताइए डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट बताइए। ये आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 कितना आई कैप, ठीक है। तो पहला आई कैप आ गया, दूसरा 2 प्लस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 जे कैप। तीसरा क्या है 2 प्लस सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आएगा। एक बार कैलकुलेट करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, हो सकता है गलत हो जाए। इसको कैलकुलेट करके बताना क्या डी वेक्टर सही आ रहा है। माइनस आई होगा सर। यस सर, यही है कि माइनस आई होगा ये ना, कि ये प्लस आई, सही है। 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस आई, हाँ माइनस आई होगा, ठीक है। तो यानी कि जो नया वेक्टर निकलना होगा, नया वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू जो भी ये वेक्टर आएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। हो गया क्लियर, बड़े आसान सा क्वेश्चन, इतना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा बोला गया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। ए हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है कितना 1, 2, 3। बी हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है कितना 4, 5, 6। तो आप लोग मेरे को बताइए, ये ए एक पॉइंट दिया हुआ है, बी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर कितना होगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, यही आएगा ना। यही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर हम कहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं तो यानी कि ये ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, हम बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो ए बी वेक्टर होगा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। तो वही चीज हमने क्या कर दिया, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर बोला गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3 कॉमन ले लिया, चलिए आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और 999 कितना हो जाता है 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 हो गया 9 और √9 हो गया 3, तो ये आ जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये तो किया था क्या हम लोगों ने, ये क्वेश्चन तो किया हुआ था शायद हम लोगों ने ना, ये क्वेश्चन किया हुआ था। कितना वैल्यू आएगा फिर भी बताइए, -4, यस सर, -4 आएगा, ये क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, ठीक है। हमें बोला गया है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस देन दिस आर कोलिनियर। पॉइंट्स मतलब ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर। कभी अगर किसी वेक्टर को पॉइंट्स के नाम से बताया गया है
किसी वेक्टर को अगर पॉइंट्स के नाम से बोला गया है, पॉइंट्स मतलब वो बोला गया है कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पॉइंट्स, अगर किसी वेक्टर को पॉइंट्स के नाम से दर्शाया जाता है तो उसका मतलब वो कौन सा वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। जो ज्योमेट्री में पॉइंट होता है वेक्टर में, उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट दिया गया है -2, 3, 5। दूसरा पॉइंट दिया गया है बी 1, 2, 3। तीसरा पॉइंट दिया गया है सी 7, 0, -1। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी सी जो है, ठीक है। तो यानी कि हमें 3 पॉइंट दिया है, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स दिया गया है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स का वेक्टर दिया गया है, किस तरीके से वेक्टर है इन तीनों पॉइंट्स का, ये ओ ए वेक्टर दे दिया गया है, ये ओ बी वेक्टर दे दिया गया है, और ये ओ सी वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है। ओ ए वेक्टर मतलब -2 i कैप + 3 j कैप, इस तरीके से। क्या कोई बता सकता है कि इन तीनों पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कैसे प्रूफ कर सकता हूं यूजिंग वेक्टर कंसेप्ट? वेक्टर के कंसेप्ट को यूज करके मैं इन तीनों पॉइंट्स को मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट्स जो होगा कोलिनियर पॉइंट्स होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू 0। डिटरमिनेंट वैल्यू 0, वो कंसेप्ट क्या था? इफ दिस वेक्टर्स आर क्या है? कोप्लानर। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होता है तब ये कंडीशन है। हमें वेक्टर के बारे में नहीं पूछा, हमें पॉइंट के बारे में पूछा है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा। क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िए। ये 3 पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे आता है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा? क्या कंडीशन से प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया तो आप एक चीज सोचिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कैसा होना चाहिए अगर ए बी सी कोलिनियर हुआ तो? इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होता है देन ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए? कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अगर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो, मान Yes. लेते हैं ए पॉइंट ऐसा रहता है, बी पॉइंट ऐसा रहता है और सी पॉइंट ऐसा रहता है, तब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर? ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को कोलिनियर बोल सकता हूं कि इफ ए बी No, sir. एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ध्यान से समझिएगा, यही सब कंसेप्ट आगे जाके पूछा जाएगा। इफ ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर देन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर ऑल्सो नॉट कोलिनियर, ठीक है। अगर एबीसी 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ तभी एबी वेक्टर और बीसी वेक्टर कोलिनियर होगा। अगर एबीसी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हुआ तो एबी वेक्टर और बीसी वेक्टर भी कोलिनियर नहीं होगा। और हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि एबी और बीसी कोलिनियर है? अगर हमारा कुछ कंडीशन ऐसा आ जाता है कि एबी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बीसी वेक्टर, तो उसका मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर है। और या फिर हमने एक और चीज पढ़ा था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 भी आ जाता है, तब भी दोनों वेक्टर क्या हो जाता है? कोलिनियर। बट इतना हमें नहीं जाना है, हम इसी में से निकाल देंगे। आप लोग मेरे को बताइए कि ए बी वेक्टर कितना आएगा? ए बी वेक्टर, ठीक है, हमारा पॉइंट्स ये दिया हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा जगह बना के ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे को बताइए कि ए बी वेक्टर कितना आना चाहिए? ए बी वेक्टर कितना आएगा? 3i cap -j cap -2 k cap -2 के कैप। और बी सी वेक्टर कितना आएगा? 6i cap -2 k cap
-4 j कैप -4 k j कैप, कैप। हाँ k कैप, सॉरी। ठीक है, अब आप खुद देखिए इसको बोलने का क्या है कि BC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। आ रहा है? ये क्या हो गया? BC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। -2 j कैप। आ रहा है? BC वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों इक्वेशन को, दोनों Yes, वेक्टर sir. को देखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अगर ऐसा रिलेशन आ जाता है मतलब दोनों वेक्टर क्या है, BC और AB क्या है, पैरेलल है, कोलिनियर है। अगर BC हो गया और AB हो गया, अगर ये दोनों कोलिनियर है, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों पॉइंट जो है वो भी कोलिनियर पॉइंट्स होगा। ठीक है, अगर मैं एक लाइन पे 3 पॉइंट ले लूं, एक लाइन पे 3 पॉइंट ले लूं ABC, ठीक है, तो अगर ABC तीनों सेमी स्ट्रेट लाइन में आता है तो AB और BC ये भी सेम स्ट्रेट लाइन पे आएगा। अगर ABC 3 पॉइंट अलग अलग आता है तो AB और BC ये दोनों भी अलग अलग लाइन आएगा, सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो यानी कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ क्या करने के और तरीके हैं। वेक्टर में देखना, वेक्टर में 3-4 कंडीशन और आएगा कि कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, कोप्लेनर कैसे प्रूफ करेंगे। बट इतना दिमाग अगर हम आधा नहीं भी पढ़े हुए रहेंगे तब भी हम अपने ब्रेन को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा चीजें पढ़ा हुआ रहना जरूरी है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा चीजें पढ़ा हुआ हो। हमें बस हमारा ब्रेन काम करना चाहिए कि हमें बोला गया कि एबीसी को कोलिनियर प्रूफ कीजिए, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर AB और BC कोलिनियर हो गया तो ऑटोमेटिकली ABC भी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ Yes. सबको? ठीक है, तो ये सारे क्या करेगा, इसको पॉइंट के रूप में सेव करके रखिएगा। ठीक है, नोट 1 और इसको नोट 2 के नाम में सेव करके रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्लास में जो भी चीजें करवाता हूँ, जो भी क्वेश्चन करते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने के बहुत सारे बच्चों में एक गंदा आदत होता है, मैं गंदा आदत ही बोलूंगा, वो स्कूल में अच्छा आदत होता था बट अभी वो गंदा आदत है कि बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे रफ में, फिर जब क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा तब जाके हम लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, वो अभी इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना सारे चीजें करें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब समय बचा रह गया तो हम घूम रहे फिर रहे, उस तरीके की चीजें नहीं करना है। हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें बोर्ड का भी एग्जाम देना है, हमें IIT का भी एग्जाम देना है, तो बहुत सारा लोड है, तो हमारे पास समय की बहुत कमी है। ठीक है, अगर तुम देखोगे अच्छे से दिन में अगर 10 घंटा सेल्फ स्टडी भी करोगे तब भी समय बहुत कम मिलेगा। तुम अपने आप से पूछो कि तुमने कितना शीट कंप्लीट कर लिया, कितना बुक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, कितना चैप्टर को रिवाइज कर लिया, तो तुम्हें पता लगेगा कि अभी तो मेरे को बहुत सारी चीजें करना बाकी है और मेरे पास बहुत कम समय है। ठीक है, तो इसीलिए कि हमारे पास समय बहुत कम है और तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है। और दूसरा चीज, जितना भी गलती हो कुछ हो वो फेयर कॉपी में ही रहना चाहिए, क्योंकि मान लो ये फेयर कॉपी में लिखा हुआ है, कल को मान लो तुम अगर गलती करते हो, फेयर कॉपी ओपन करते हो, फेयर कॉपी में देखते हो कि चीजें गलत है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज मैंने गलती से गलत किया हुआ था, तो ये अगले जाके क्वेश्चन पे नहीं करना है। अगर तुम्हें कुछ गलत दिखेगा ही नहीं, सब लोग साफ सुथरा ही दिखेगा, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या गलती किए थे और क्या गलती कर सकते हो, वो सारी चीजें भूल जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट इस पे बताए। उसके बाद राइट द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन अभी नहीं पढ़े हैं तो इसको अभी डिले करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द कोसाइन एंगल ऑफ द वेक्टर, इसको भी अभी नहीं पढ़े हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच इज ए यूनिट वेक्टर, इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि ये भी डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या फिर चाहोगे तो निकल जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में रहने दो। इफ a b are 2 points in a space, find the direction ratios, डायरेक्शन कोसाइन अभी पढ़े नहीं है। Find scalar and vector components of the vector with initial point this and terminal point this। ठीक है, तो ये तो वेक्टर निकालने के लिए बोला गया है, ये AB वेक्टर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, AB वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं ना। मैं अगर एक वेक्टर ले लूं कि A वेक्टर मैंने ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और एक B वेक्टर ले लिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर हो गया बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ये कैसे लिख सकते हैं कि दो डिफरेंट वेक्टर्स बट हैविंग द सेम डायरेक्शन? क्या कोई मेरे को बता पाएगा इसका एग्जांपल? टू डिफरेंट वेक्टर्स बट हैविंग द सेम डायरेक्शन, एनीवन?
सर एक कोई वेक्टर ले लेंगे और दूसरे वेक्टर को कुछ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, एक को हमने ले लिया, चलो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसा ले लिया। दूसरे वेक्टर को हम लोग मान ले सकते हैं, अगर मैं 5a वेक्टर ले लूं, 5a वेक्टर मतलब 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। तो दोनों तो अलग अलग वेक्टर है, क्योंकि दोनों को इक्वल तो कर नहीं सकता। 1 और 5 तो बराबर होगा नहीं, 2 और 10 बराबर होगा नहीं, 3 और 15 बराबर होगा नहीं, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ए वेक्टर अगर कुछ ऐसा होगा तो ए से 5 गुना बड़ा जो है वो बी वेक्टर होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में, ये सारे के सारे चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ भी एकदम खतरनाक टाइप के क्वेश्चन में अभी तक गया भी नहीं हूँ। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा और क्वांटिटी हम लोग को चाहिए पढ़ना। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। मैं स्टार्टिंग में बस आप लोग को फेमिलियर करवा रहा हूँ वेक्टर से, कि वेक्टर अभी तक आप लोग जान लीजिए, वेक्टर ऐसा होता है वैसा होता है। धीरे धीरे करते कब हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाने लगेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में जाने लगेंगे, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये सब जो पॉइंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जाके 3D में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे जाके। ठीक है, और 3D कोई दूसरा चैप्टर नहीं है, 3D वेक्टर का ही चैप्टर है, वेक्टर का ही एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे अब। ठीक है, और आप लोग का जो शीट है उसको बनाइए, सैटरडे को हम लोग सारा का सारा शीट जितना भी आप लोगों ने बनाया है उसको डिस्कस करेंगे, और डेली उसको कंटिन्यू करके रखिए। और एक दो दिन बाद, यानी कि इस सैटरडे के बाद जब पहला डिस्कशन हो जाएगा, पहला डिस्कशन के बाद मैं दूसरा वाला शीट भी आप लोग को अपलोड कर दूंगा वेक्टर का, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। और सब लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली 9 AM पे एंटर हो जाए, या फिर अगर कभी 10 मिनट 5 मिनट लेट होगा तो मैं पहले ही मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग उस समय पे एग्जैक्टली आ जाइएगा, ताकि हमें अच्छा खासा समय मिले थोड़ा सा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।